हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज होते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और आज है 11 मार्च। इस 11 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन साथ में हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारा स्ट्रेटेजी के भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और जो भी आपके टारगेट्स हैं उसको आप अचीव करें। आज का टारगेट जो भी है उसको आप अचीव करें, ऐसी मेरी उम्मीद रहती है। हम मानस अकेडमी के साथ हमारा ये टाइप चल रहा है अभी, तो दिल्ली करंट अफेयर्स के स्टूडेंट जो भी मानस अकेडमी के हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली के जो टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं, ये जो भी आपके नियर में एग्जाम्स हैं तो उनमें ये बहुत सहायता करता है। और जो जो सारी चीजें हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसमें हमारा रिचुअल रहता है कि हम पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है, जो स्टूडेंट लगातार करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं तो वो जरूर इसका आंसर बताएं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-26 में जम्मू कश्मीर ने किस टीम को हराकर टाइटल जीता था? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% किसी और किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर लगभग नियरली 66 ईयर्स के बाद ये रणजी ट्रॉफी जीता और पहली बार जीता है। ठीक है, तो इसके कारण इनके जो कैप्टन कौन थे, पारस डोगरा थे। तो इन्होंने किस टीम को हराया? तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बॉम्बे को हराया, दिल्ली को हराया, कर्नाटक को हराया या विदर्भ को हराया? ठीक है, और इससे रिलेटेड सारी सूचनाएं मैंने पहले जो भी अपन दिल्ली की करंट अफेयर्स क्लास होती है तो दिल्ली का कैप्टन कौन था, जो टीम हारी उसका कैप्टन कौन था, कहाँ पे ये मैच हुआ, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मिजो लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल शामिल करने के लिए अभी रेजुलेशन हाल ही में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 8th शेड्यूल क्या होता है? तो 8th शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है भाषा से। किससे रिलेटेड है? भाषा से, या मतलब लैंग्वेज में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कितनी भाषाएं हैं 8वें शेड्यूल में? तो इसमें कितनी है? 22। तो पहले कितनी थी? 14 थी और फिर 8 संशोधन के साथ और ऐड कर दी गई। अभी अभी भारत में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो क्या मीजो उसमें है? नहीं, मीजो उसमें नहीं है। ठीक है, तो मीजो उसमें नहीं है, तो इसलिए अभी इन्होंने रेजोल्यूशन लाया कि हमको भी मीजो लैंग्वेज को भी 8 शेड्यूल में शामिल करना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए फिर 8 शेड्यूल में शामिल करने से क्या हो जाएगा? 8 शेड्यूल में शामिल करने से ये हो जाएगा कि जो आप आईएएस यूपीएससी का जो भी एग्जाम्स देते हैं तो वो आपकी उसी लोकल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा बात करें आप पार्लियामेंट में यदि आपको स्पीच देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे और फायदे हैं इसके द्वारा। गवर्नमेंट द्वारा आपकी जो लैंग्वेज है उसको सपोर्ट किया जाता है। जो आपकी साहित्य की जो भी बुक्स है, जो साहित्य अकादमी है वो आपके बुक्स को ट्रांसलेट करके और अदर भाषा में चेंज कर सकती है। तो बहुत सारा सपोर्ट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है इसके तहत और बहुत सारी और चीजें भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हाल ही में टोटल में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज देखने को मिलती है। और ये अभी हाल ही में मीजो लैंग्वेज के लिए उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वन्ना लथाना, उन्होंने अभी ये प्रपोजल लेके आए हैं कि हमें हमारी भाषा मिजो लैंग्वेज को भी 8 शेड्यूल में शामिल करना है। ठीक है, तो हाल ही में जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया और शिक्षा मंत्री वाना लथाना ने इसके द्वारा ये प्रस्ताव किया गया और सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके पास जाएगा, वो एक कमेटी घोषित, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कमेटी बनाएगा। उसके बाद वो कमेटी सही से डायरेक्शन देगी कि हाँ भाई इसकी लिपि सही है, ये सारी चीजें देके फिर उसके बाद पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा और फिर पार्लियामेंट के थ्रू इसको प्रोसेस करके इसको जो 8 शेड्यूल है उसमें शामिल किया जाता है। और हाल ही में जो मुख्यमंत्री है इनके वो लालडू ओमान है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालडू ओमान ने भी जो मिजो भाषा विकास बोर्ड है एमएलडीबी उसके प्रयासों की सराहना की और हितधारकों का परामर्श भी किया। तो इसका मेन मुख्य काम कौन करना है? एमएलडीबी है, जो मिजो भाषा मिजो लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो मुख्यतः ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें अभी हाल ही में मिजो को जो एसटी दर्जा मिल रखा है। ठीक है, तो पूरा मिजोरम एसटी कैटेगरी में आता है। तो ये भी चिंता ही थी कि भाई हम ये चीजें करेंगे तो उससे हमारा एसटी का जो कैटेगरी है वो नहीं चली जाए। तो उनके मुख्यमंत्री का आप निश्चित रहिए कि 1950 तक दर्जा आपका जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। और 8वें अनुसूची में अभी लगभग 22 से ज्यादा आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने की, और जिससे क्या होता है सरकारी सहायता भी मिलती है, अकादमिक अनुसंधान पैसा मिलता है और अनुवाद और आधिकारिक जो उपयोग है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा जबकि वो 8th शेड्यूल में शामिल हो जाएंगे। वहीं बात करें 6th शेड्यूल का सुझाव। अब 6th शेड्यूल में कौन से कंट्री, कौन कौन से स्टेट आते हैं? इसमें 4 स्टेट आते हैं आपके, आसाम, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 6 शेड्यूल में आते हैं। और 6 शेड्यूल में क्या होता है, एक डीएससी बनती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। तो वो पूरा
डीएससी पूरा देखती है कि किस तरह से किया जा सकता है। इसमें 30 सदस्य लगभग देखने को मिलते हैं, और जो उसमें से 4 गवर्नर अपॉइंट करते हैं और बाकी के 26 वो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इसमें पूरा जो पूरा काम होता है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संभालती है। तो इस पे कोई मतलब डायरेक्ट कोई भी कानून वानून बनाना, लैंड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखती है। तो छठी अनुसूची में कितने हैं? टोटल 4 स्टेट है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कहाँ खत्म हुई थी? दिल्ली में खत्म हुई थी। तो इसकी थीम क्या थी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी थीम थी डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, मतलब D3, और ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म करना, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना, और डिलीवरी करना मतलब उसको डिलीवर करना। ठीक है, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो मलेरिया को एलिमिनेशन करना, खत्म करना, मतलब हमारा टारगेट है 2030 तक मलेरिया से रिलेटेड जो भी बीमारी हो रही है उसको खत्म करना। ठीक है, तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन, और उससे आगे और बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये 7 से 9 मार्च के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, और इसमें 3 प्रखंड में आयोजित किया था। एक तो खोज खंड जो हम डिस्कवरी करते हैं, विकास खंड वहां डेवलप का जो पार्टिंग होता है, और वितरण खंड का मतलब होता है जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजों पे मेनली फोकस किया गया था, और ये इसकी थीम थी। और भारत का टारगेट है कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना। तो ये अपने आप में एक अच्छा टारगेट है कि मलेरिया से इंडिया मुक्त हो जाएगा लगभग 2030 तक इसकी ट्राई। और मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो मादा एनोफ्िलीज मच्छर है, उसकी वजह से मलेरिया फैलने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखोगा कि मलेरिया जो एलिमिनेशन अभी जो समिट था वो कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित। और इसकी थीम क्या थी? डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा साइन ऐप, उसकी फुल फॉर्म क्या? अब साइन ऐप आपके दिमाग में आ रहा होगा, साइन ऐप तो यार, तो ये अच्छा नाम लग रहा है, तो किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, सेफ्टी, सिक्योर, सेक्सुअल सर्विस। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, और एक जैसे नेशनल एम्प्लॉयज, नेटवर्क एम्प्लॉयज, इंपावरमेंट, नेशनल एम्प्लॉयज। तो मतलब कुल मिला के कुछ इस तरह से है कि भाई सेफ्टी के लिए या साइन ऐप है। तो ये हाल ही में किसने लॉन्च किया था? इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था। तो इंडियन रेलवे का एक प्रोग्राम चल रहा है कि 52 सप्ताह में हमें 52 सुधार करने। ठीक है, 52 सुधार करने, 52 सप्ताह में 52 सुधार करने। उसी पहल के तहत इन्होंने अभी में हाल ही में एक साइन ऐप लॉन्च किया, तो जो क्या करेगा? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो एक प्रकार का ऐप होगा जिससे यदि कोई भी आप में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं महिला, और कोई सेक्सुअल हरासमेंट जैसा इंसिडेंट होता है, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन इस ऐप पे डाल सकते हैं, और ये आपको डिटेक्ट करके वहां तक आपकी जो भी सपोर्ट है वो सारी चीजें करेगा। ठीक है, तो अलग से एक ऐप डिजाइन किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो यहाँ एस सेक्सुअल हरासमेंट, आई का मतलब होता है इंसिडेंट, और एन का मतलब नोटिफिकेशन, और फॉर एम्पावरमेंट है मतलब मजबूती देना। ठीक है, तो याद रखना है, सीधा एग्जाम आएगा। साइन ऐप किसके द्वारा डेवलप किया? तो इंडियन रेलवे। तो अभी ये जो विशाखा गाइडलाइंस है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? विशाखा 1997 में अपने इंडिया जो मतलब विशाखा गाइडलाइंस होती है, जो महिला का हरासमेंट नहीं हो सकता किसी भी वर्क प्लेस पे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड विशाखा गाइडलाइंस आई थी। कब आई थी? ये लगभग 1997 में आई थी, जब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में जो इंपॉर्टेंट केस हुआ था, भंवरी देवी केस। ठीक है, उसके टाइम उस टाइम विशाखा गाइडलाइंस ये फिर चर्चा में आई थी, और उसके बाद हर डिपार्टमेंट में लागू की गई। अभी इस हाल में डिजिटल सेफ्टी प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है, वो किसके द्वारा? इंडियन रेलवेज के द्वारा। और किसको लिए? वुमेन एम्प्लॉयज के लिए, कि यदि आपके पास साइन ऐप है, तो यदि आप पूरी ट्रेन में यदि कोई ऐसी चीज फील करते हैं, या आपको लग रहा है कोई सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, या जो भी इसके एम्प्लॉयज भी है, तो उनके द्वारा भी महिला का हरासमेंट किया जाता है, तो सारी चीजें आप इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, और जिससे आपका क्विक रिजोल्यूशन हो जाएगा, और रियल टाइम आपका कम्युनिकेशन होकर आपकी चीजें सोल्व आउट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रहा होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट गंगा डीएसपी क्रिएशन। डीएसपी का मतलब होता है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो फिर आपके दिमाग क्वेश्चन आ जाए, ये प्रोजेक्ट गंगा, ये तो फिर पानी से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं, ये है आपका प्रोजेक्ट गंगा है रिलेटेड टू, मतलब आपको जो डिजिटल सर्विस हर गांव तक कैसे पहुंचाई जा सकती है। तो अब ये सीधा क्वेश्चन आएगा, इस बार का क्वेश्चन था थोड़ा अलग वे में आया, और जब नेक्स्ट टाइम का भी क्वेश्चन आया कि प्रोजेक्ट गंगा किससे रिलेटेड है, तो सबका आंसर ये होगा वाटर कंजर्वेशन से, या मतलब लैंड कंजर्वेशन से, वैसा क्वेश्चन आएगा। नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ये है इंटरनेट डिजिटल सर्विसेज गांव तक कैसे पहुंचाई जाए, वो है प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है, तो अभी इसमें लगभग
इसमें क्या है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स बनाएंगे। तो कितने बनाएंगे, लगभग 8,000 से 10,000 के आसपास, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो डिजिटल डीएसपीज हैं वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि गांव तक किस तरह से इंटरनेट अच्छी तरह से पहुंचाया जा सके। तो 8 से 10 हजार इसका सही है। और 20 लाख जो ग्रामीण है उसमें 2 और 3 वर्षों में लगभग हाई स्पीड इंटरनेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसमें राज्य परिवर्तन आयोग एसटीसी और जो वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड है, जो हिंदुजा समूह की कंपनी है, वो उनके बीच में अभी लखनऊ में क्या हुआ था, एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो 8,000 से 10,000 जो स्थानीय उद्यमी है, जो न्याय पंचायत स्तर पर, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी और नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाएगा। इससे लाभ क्या होगा, ऑनलाइन शिक्षा गांव तक पहुंच सकती है, टेलीमेडिसिन का फायदा हो सकता है, ई कॉमर्स बढ़ सकता है और डिजिटल स्केलिंग, और उसके अलावा जो सामग्री निर्माण क्षेत्रों में उसमें बढ़ावा देखने को मिलता है। और मुख्य जो टारगेटेड इनके डिस्ट्रिक्ट कौन से, वो श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, जो नेपाल की बॉर्डर के आसपास के हैं, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाल ही में लगभग 8,000 से 10,000 डीएसपीस जो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दूसरा सेशन, दूसरा वर्जन आएगा अभी सेकंड। इससे पहले 2025 में भी ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हो चुकी थी, ठीक है। तो इंडिया अभी सेकंड बार इसको होस्ट कर रहा है, और ये कहाँ पे होस्ट की जाएगी, ये दिल्ली में होस्ट की जाएगी। और इसमें लगभग कितने कंट्रीज देखने को मिलेंगे, 8 देश इसमें भागीदारी लेंगे। किसमें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में। किसमें, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। और कहाँ पे आयोजित की जाएगी, ये आयोजित की जाएगी आपके नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली में इसका सेकंड संस्करण है, और जिसमें 8 देशों के लगभग 257 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और मतलब एक अच्छा आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। इसका पिछला संस्करण की बात करें तो भारत ने 2025 में लगभग 134 पदक जीते थे, और जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य के साथ पहला स्थान हासिल किया था। तो अपने आप इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी इससे कहीं ज्यादा ही पदक आपको देखने को मिलेंगे। और भारत लगभग 219 एथलेटिक्स का सबसे बड़ा दल है। तो भारत में कितने एथलेटिक्स है, लगभग 219 से 20 के आसपास एथलेटिक्स है जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और इसमें जो अलग अलग कैटेगरी, शारीरिक अक्षमता है, दृष्टिबाधिता है, बौद्धिक अक्षमता है, और 34 के लिए 74 अंतर्राष्ट्रीय स्लॉट भी आवंटित की गए। और प्रमुख जो अपने एथलेटिक सितारे, उसमें मरियप्पन थंगावेलु नाम ने सुना होगा, सुमित अंतिल है जो ये लंबी दौड़ में है, मरियप्पन थंगावेलु, सुमित अंतिल है जो अपना भाला फेंक में है, प्रवीण कुमार है, अजीत सिंह है, देवेंद्र सिंह गुर्जर है जो भी भाला फेंकते हैं, अंकुर धामा हो गया, सिमरनप्रीत पाल जैसे प्रमुख एथलेटिक्स अपनी जो क्षमता है उसको प्रदर्शन किया जाए। तो अभी इस बार पैरा एथलेटिक्स का चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये हो रहा है आपका 11 से 13 मार्च को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मेटा 2026 सबमिशन कितने रिसीव हुआ। तो मेटा क्या है, ये महेंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड होता है, ठीक है। ये महिंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड होता है, और इस बार का जो अवार्ड किसको दिया गया था, वो अमूल पालेकर को दिया गया था, ठीक है। तो वो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, और इस बार लगभग उन्होंने 450 से ज्यादा सबमिशन का मतलब होता है रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो इतनी रिसीव हुई है। तो मेटा 2026 में कितनी सबमिशन रिसीव है, लगभग 450 के आसपास। और इस बार का जो मेटा का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया था, अमोल पालेकर को। और 21वां जो मेटा महिंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड 2026 में अमोल पालेकर को सम्मानित किया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन याद रखना, 100% किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और ये आयोजन कहाँ के हुआ था, नई दिल्ली में। और इसमें लगभग 422 थिएटर सबमिशन हुए थे, 422। और 422 मैंने क्या बताया था, हाँ 422, सॉरी 450 नहीं, ये मेरा गलत हो गया, 422। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 422 के लगभग 422। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई पहले 4 आए और फिर तोड़ तोड़ के 2-2 कर दिया उसको, तो 4-2-2, ठीक है। 422 सबमिशन रिसीव हुए थे, जिसमें लगभग 20 से ज्यादा राज्यों के, 100 से ज्यादा शहर और 60 से ज्यादा भाषाओं और बोलियों के इसमें प्रोडक्शन में आए थे, ठीक है। और इसमें जूरी के सदस्य भी याद कर सकते हैं। और पालेकर की बात करें तो ये थिएटर, सिनेमा, टीवी में एक अग्रणी भूमिका रही थी। और 70 के दशक में जब हिंदी सिनेमा में प्रतिष्ठित कलाकार बॉय नेक्स्ट डोर चरित्र लगातार 3 सिल्वर जो जुबली है उन्होंने हिट्स किया था। कौन, अमोल पालेकर। ये नाम याद रखना, जो मेटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो अमोल पालेकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोबा 3 मिशन हाल में चर्चा में रहा था, तो इनके जो दोनों दोनों स्पेस क्राफ्ट है उसके बीच में दूरी कितनी है। तो ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था, तो प्रोबा 3 के बारे में बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। किसका है, ईएसए का। लेकिन इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इसरो के द्वारा किया गया। जो ये अपनी इसरो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया था कब, 2024 में, ठीक है।
कब लॉन्च किया? 2024 में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा? जो पीएसएलवी अपना वाहन है, पीएसएलवी C59 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक्चुअली तो फिर ये चर्चा में क्यों होगा, आपका क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। ये हाल ही में जो इसके दोनों, इसमें क्या था, ये दो और ये किसके लिए था? प्रोबा 3 मिशन। पहले तो अपने ये ध्यान में आना चाहिए, ये था आपका सूर्य को, जो सन है उसको, सन का जो मिडिल पार्ट होता है, कोर्ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको प्रॉपर्टी समझने के लिए लॉन्च किया गया था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। और प्रोबा किसका है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो हाल ही में चर्चा में क्यों आया ना, इसमें एक्चुअली में क्या, दो स्पेस क्राफ्ट ऐसे काम करते थे। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी? 150 मीटर को देखने को मिलती है। तो अपना आंसर क्या होगा? 150 मीटर। हाल ही में क्या हुआ, जो उसका एक पार्ट है वो इसमें इसने कनेक्शन लूज कर दिया, जिसकी वजह से अभी चर्चा में है। मतलब एक पार्ट ने कनेक्शन लूज कर दिया, तो मतलब पूरा प्रोबो 3 जो मिशन था वो लगभग अभी खत्म सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था, तो इसलिए मैं इसको लेके आया था। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे ये सन होता है ना, सन से रे आती है ऐसे, तो एक पार्ट क्या करता है, उसकी रे को डिटेक्ट करके उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और जो उसका जो मेन पार्ट है, जो कोर्ना बचता है ना, तो ये सेकंड वाला जो पार्ट होता है ना, उसके कोर्ना को स्टडी करता रहता है। नहीं तो क्या, सही रे यदि इसके ऊपर आएगी तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन की है ना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक कोर्ना को अंडरस्टैंड करता है और एक जो उसकी रेज है उसको रोकता है। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी? 150 मीटर देखने को मिली थी। तो यही पूरा है प्रोबा 3 के बारे में। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसरो के द्वारा 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसमें 60 से अधिक फॉर्मेशन फ्लाइंग ऑर्बिट भी पूरे कर दिए। तो मतलब फ्लाइंग ऑर्बिट मतलब 60 से ज्यादा ये इस बार चक्कर लगा चुका था। अभी इसकी जो ऑक्टेलर के करीब, मतलब इसमें क्या हुआ, फरवरी 2026 के मध्य अभी कुछ विसंगति आई थी, और वो अभी कॉर्नाग्राफ का जो नियंत्रण है वो अभी हाल ही में उसने खो दिया था। ठीक, जिसके कारण ये चर्चा में आया था। नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज का ओपन कॉल फॉर द प्रपोजल कब इश्यू किया गया था? ये क्यों किया गया था? मार्च 6 2026। तो आपको लगता है पुराना क्वेश्चन क्यों है, लेकिन ये हाल ही में चर्चा में फिर से आया था। अभी इसका ये इनोवेशन कॉल है, ये कंफर्म हुआ था, जिसके कारण इन्होंने नेशनल क्लाइमेट कॉल किया था कि भी हमें नेशनल क्लाइमेट जो स्टेक है, उसके जो स्टेक का मतलब होता है जो नुकसान हो रहे हैं उसको करने के लिए हम एक नेशनल कॉल करेंगे, और जिसमें सारे जो डिपार्टमेंट है वो सब साथ मिलकर जो अपना क्लाइमेट से रिलेटेड सारी चीजें हम कर पाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन कौन थे? एक तो नबार्ड था। तो नबार्ड क्या, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि नबार्ड के बारे में हम जानेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन था, उसको कनेक्ट करके हम नबार्ड को जानेंगे। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका, लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है, नबार्ड। और नबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1982 में, जुलाई 12 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नबार्ड की। तो ये क्वेश्चन याद रखना, हमें 100% किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नबार्ड की स्थापना, नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड क्या कर रहा होगा, जो भी जितनी अपनी रीजनल जो रूरल बैंक्स होती है उसका सबका बॉस कौन होता है? नबार्ड। और ये डिसाइड करता है कि जो गांव है उसमें किस तरह से समृद्धि लाई जा सकती है, और वो सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना नबार्ड के बारे में, इसकी स्थापना 1982 में, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। और जो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उन सबका ये बॉस होता है नबार्ड। और नबार्ड के साथ कौन था? गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स का था। ठीक है, और जो डलबर्ग एडवाइजर है उनके सहयोग से अभी ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें जलवायु लचीलापन है उसके ढांचे को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इसकी ओपन कॉल की गई थी। कब? 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च को की गई। और इसकी स्क्रीन और शॉर्ट लिंक, अब उसके बाद पहले कॉल में उससे क्या, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी मार्च अप्रैल 2026 में। ठीक है, और इसमें 6 से 8 सप्ताह का टाइम लिया जाएगा। निर्देशित विकास है जो डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इनका जो मुख्य टारगेट रहेगा कि निकट अवधि की जलवायु खतरा को पूर्वानुमान मॉडल बनाना, कि जो भी जरूरत, जैसे बाढ़ आएगी उससे पहले हम उसको कैसे इंश्योर करेंगे, इस बार बाढ़ आ जाएगी, सूखा आ रहा है तो उसको हम पहले कैसे इंश्योर करेंगे सूखा आ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें होती है जो क्लाइमेट चेंज होती है उनकी भविष्यवाणियों को तैयारी करने के लिए अभी इन्होंने मतलब एक ओपन कॉल किया था। किसने? नबार्ड ने, गेट फाउंडेशन और डलबर्ग एडवाइजर ने। और अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने केरला और तमिलनाडु विजिट के दौरान कुल कितनी परियोजनाओं का अभी हाल ही में इनोग्रेशन किया है? तो ये लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने अभी कुछ प्रोजेक्ट थे, उसमें इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किए थे या फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बीपीसीएल की जो कोची रिफाइनरी है उसमें पॉलीप्रोपेलाइन यूनिट थी, उसमें लगभग 5500 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और जो 400 किलो टिन पर ईयर्स वो उसकी
कैपेसिटी बनेगी। तो बीपीसीएल की जो कोची रिफाइनरी वो याद रखना। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो थालापड़ी चंगला जो एनएस 66 है उसमें 6 लाइन का प्रस्तावित किया गया था। कोझिकोड बाईपास के लिए भी पैसा अलॉटमेंट किया गया था। और उसके अलावा बात करें तो 3 पुनर्विकसित जो स्टेशन है, जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, तो ये यहाँ से सीधे क्वेश्चन याद रखना, अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है, किससे रिलेटेड है। तो उसके तहत जो सोरनूर नीलांबूर विद्युतीकरण है, उसके अलावा पलक्कड़ पोलाची ट्रेन सेवा है। तो ये नाम जरूर याद रखना, मैं साउथ से रिलेटेड चीजें लेके आता रहता हूँ, जिससे ये चीजें आपके यहाँ थोड़ा आसानी रहती है, ठीक है। उसके अलावा तमिलनाडु में बीपीसीएल जो सिटी गैस वितरण है, नीलगिरी जो इरोड, उसमें भी इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिंहगढ़ फोर्ट का पुराना नाम क्या था। ये हाल ही में चर्चा में रहा सिंहगढ़ फोर्ट, इसका पुराना नाम था कोंडाना। क्या नाम था? कोंडाना फोर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। जो महाराष्ट्र के पास जो पुणे शहर है उसमें है। और ये सह्याद्री पर्वत के जो भोरेश्वर श्रृंखला है उस पर एक अलग से क्लिप बनी है और उस पे है सिंहगढ़ का फोर्ट। और इसका पुराना नाम था कोंडाना, जिसे जो ऋषि कौंडिन्य है उसे व्युत्पन्न हुआ था। और ये 2000 साल पुराना किला है। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी था। उसके अलावा इसमें शाहजी भोसले, शिवाजी का भी इस पे राज रहा था, ठीक है। और सिंहगढ़ की लड़ाई बहुत फेमस थी, वो कब हुई थी? 1670 में। किसमें? जो तानाजी मालुसरे थे, मालुसरे तानाजी मालुसरे थे, उन्होंने मुगलों से इसे पुनः प्राप्त किया था। और शिवाजी के जो पसंदीदा जनरल थे कौन? तानाजी मालुसरे। उन्होंने 1617 में सिंहगढ़ की लड़ाई लड़ी थी। और फिर मालुसरे वहां शहीद हो गए थे। और शिवाजी ने सिंहगढ़ को शेर किला का नाम भी दिया था। उसके बाद इसका नाम पड़ा था सिंहगढ़। तो सिंहगढ़ कब स्थापना हुई थी? 1670 के आसपास, ठीक है। तो इसमें तानाजी मालुसरे ने इसे अंग्रेजों से वापस लिया था। उसके बाद फिर से अंग्रेजों से नहीं, मुगलों से, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने इसकी घेराबंदी की। फिर इसके मकबरे, इसमें मकबरे की बात करें तो राजा राम छत्रपति जो शिवाजी के सबसे छोटे बेटे थे, उनका क्या था नाम था? राजा राम छत्रपति। और शिवाजी के सबसे छोटे बेटे और माना तानाजी मालुसरे की भी मकबरे यहाँ, मतलब उनकी समाधियां यहाँ देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं ये स्टैटिक फैक्ट की भी क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रहेगा। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और हम डेली की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू।